नाज़रीन, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ मुमकिन है वो रोज आपके साथ होती हो। रिश्ते में आपके साथ जो धोखा हुआ है, आज आप अगर रिश्ते में बेसुकूनी का शिकार हैं, हो सकता है कोई आपके साथ नफसियाती खेल खेल रहा हो और आप उसे पहचान न पा रहे हो। मुमकिन है कि खेल खेलने वाला भी अपने खेल से वाकिफ ना हो। कभी आपने किसी को अपनी पूरी मोहब्बत दी और बदले में वो आपको इतना नजरअंदाज करने लगा कि आप अपनी ही कदर पर शक करने लगे। कभी वो आपको इतना करीब ले आया कि आपको लगा कि बस यही एक शख्स है, और फिर अचानक ऐसा बदला कि आप सारा दिन यही सोचते रहे कि आखिर मुझसे गलती क्या हुई है। कभी आपने अपनी तकलीफ बताई तो जवाब मिला, तुम्हें हर बात का मसला क्यों बनता है। कभी उसने एक ऐसी बात से इनकार किया जो आपको अच्छी तरह याद थी और आखिरकार आप ही सोचने लगे शायद वाकया मेरी याददाश्त ही गलत है। कभी आपको किसी और से मिलाया गया ताकि आप अंदर ही अंदर जलें, हसद करें। कभी आपको मोहब्बत के नाम पर कसूरवार बनाया गया। कभी वो आपसे इतना दूर हो गया कि आप उसकी एक काल के लिए तरसने लगे, और कभी सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देकर आपके अंदर फिर उम्मीद जगा दी गई। और शायद सबसे तकलीफ दे बात यह है कि आपने उनमें से किसी चीज को भी कोई नफसियाती चाल या मैनिपुलेशन नहीं समझा। आपने उसे मोहब्बत समझा, गुस्सा समझा, गलतफहमी समझी, उसका खराब मिजाज समझा और कई बार तो खुद को ही कसूरवार समझ लिया। लेकिन अगर एक रिश्ते में बार बार ऐसा हो रहा है कि आपको सुकून के बजाय उलझन लेकर सो रहे हैं, अपनी बात कहने से पहले 100 बार सोचते हैं, हर झगड़े के बाद खुद को ही बुरा समझते हैं और सामने वाले के रवैये को समझने के बजाय मुसलसल खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप अपने आप से एक मुख्तलिफ सवाल पूछें। मेरे अंदर क्या खराबी है? क्या मेरे अंदर कोई खराबी है भी या नहीं? मेरे साथ क्या किया जा रहा है? नाजरीन, डार्क साइकोलॉजी हमेशा किसी खौफनाक शक्ल में सामने नहीं आती। कभी एक जुमला होती है, कभी एक खामोशी होती है, कभी एक झूठ होती है, कभी जरूरत से ज्यादा मोहब्बत, कभी तीसरे शख्स का नाम, और कभी सिर्फ इतनी तवज्जो कि आपको रिश्ता छोड़ने के बजाय अगली तवज्जो का इंतजार रहने लगे। आज की इस वीडियो में हम डार्क साइकोलॉजी की 10 नफसियाती चालों को एक एक करके खोलेंगे। आप देखेंगे कि ये चाल असल में होती क्या है, आपके दिमाग और जज्बात पर कैसे असर करती है, और सबसे अहम, आपको कैसे पता चलेगा कि शायद ये चीज आपके अपने रिश्ते में भी इस्तेमाल हो रही है। मुमकिन है इन 10 में से एक भी आप पर लागू ना हो, और मुमकिन है कि बहुत सारी चालें आप पर लागू भी हो रही हो। लेकिन अगर कोई चाल सुनकर आपके ज़हन में फौरन किसी शख्स का चेहरा आ जाए और आप कहें कि ये तो बिल्कुल मेरे साथ होता रहा है या हो रहा है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बाज़ औक़ात रिश्ते को समझने के लिए ये जानना काफी नहीं होता कि आप किससे मोहब्बत करते हैं। आपको ये भी जानना पड़ता है कि वो शख्स क्या आपकी मोहब्बत की कदर कर रहा है या उसी मोहब्बत को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और आखिर में आपको एक ऐसा असूल भी बताऊंगा जिससे आप तकरीबन हर मैनिपुलेशन को पहचान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, हकीकत को ही मशकूक बना देना। इस चाल को आमतौर पर गैस लाइटिंग कहा जाता है। ये बहुत सादा तरीके से शुरू होती है। आप अपने शरीक अयाज से कहते हैं कि कल तुमने मेरे सामने ये बात कही थी। वो जवाब देता है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। आप कहते हैं नहीं, तुमने बिल्कुल ये कहा था। जवाब आता है तुम्हें हर चीज गलत याद रहती है। फिर चंद दिन बाद यही चीज दोबारा होती है। आप दोबारा सवाल करते हैं, फिर वो इनकार करता है। ऐसा आपके ज़हन में एक खतरनाक सवाल पैदा होता है, क्या वाकया मेरी याददाश्त खराब हो रही है? यही इस चाल का असल कमाल है। सामने वाला सिर्फ एक वाक्य से इनकार नहीं कर रहा होता, वो आपको अपनी ही समझ पर शक करना सिखा रहा होता है। तहकीक और माहिरीन की वजाहत के मुताबिक गैस लाइटिंग का बुनियादी असर यही है कि इंसान अपनी याददाश्त, एहसास और हकीकत के इदराक पर शक करने लगता है। अब एक और अहम फर्क समझे, अगर कोई शख्स वाकई कोई बात भूल गया तो ये लाजमन गैस लाइटिंग नहीं, लेकिन अगर बार बार वाज़े वाकयात का इनकार हो, आपके जज्बात को पागलपन या जरूरत से ज्यादा हसासियत कहकर रद्द किया जाए और हर इख्तलाफ के बाद आप ही अपनी समझ पर शक करने लगे, तो रुक कर सोचना चाहिए। अपने एहसास को फौरन गलत मत समझें, वाकया लिख लें, तारीख याद रखें, मैसेज सेव रखें, और सबसे अहम, अपने किसी काबिल एतमाद शख्स से सूरत हाल पर बात करें, क्योंकि मैनिपुलेशन का पहला हदफ अक्सर आपका जिस्म नहीं, आपका यकीन होता है कि आप जो देख रहे हैं वो वाकया हो रहा है। नंबर 2, मोहब्बत को कर्ज बना देना। दूसरी चाल है एहसास से जुर्म पैदा करना। इसमें सामने वाला आपसे बराह रास्त ये नहीं कहता कि मेरी बात मानो, वो कुछ और कहता है, वो कुछ और करता है, वो आपको बुरा इंसान महसूस करवाता है। मसलन आप कहते हैं कि आज मैं अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। जवाब आता है ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी तुम्हारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। आप फौरन वजाहत देने लगते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो कहता है नहीं नहीं तुम जाओ, मैं अकेले ही ठीक हूँ। अब गौर करें, उसने आपको जाने से रोका नहीं,
لیکن آپ کے اندر جرم پیدا کر دیا ہے، اور اب آپ کا اگلا فیصلہ آزادی سے نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں گے اگر میں گیا تو اسے برا لگے گا۔ یہی احساس جرم کے ذریعے دباؤ ہے۔ صحت مند رشتے میں انسان اپنی ضروریات بیان کرتا ہے، مینیپولیٹر آپ کو آپ کی ضرورت پر شرمندہ کرتا ہے۔ فرق صرف الفاظ کا نہیں، اختیار کا ہے۔ اگر ہر بار اپنی جائز ضرورت پورا کرنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ نے کوئی جرم کر دیا، تو سوال یہ نہیں کہ میں اتنا خود غرض کیوں ہوں، سوال یہ کہ کیا مجھے جان بوجھ کر قصوروار محسوس کروایا جا رہا ہے۔ نمبر 3، کبھی بہت محبت کبھی برف جیسی سرد مہری۔ یہ تکنیک بہت خطرناک ہے کیونکہ اس میں انسان کو مسلسل ایک ہی طرح کا برا سلوک نہیں ملتا۔ کبھی وہ شخص آپ کو بہت زیادہ توجہ دیتا ہے، صبح سے رات تک میسج، بے شمار تعریفیں، تم میرے لیے سب کچھ ہو، تم جیسا کوئی نہیں ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور پھر اچانک غائب ہو جانا، سرد رویہ اختیار کرنا، دوری اختیار کرنا۔ آپ سوچتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے، پھر کچھ دن بعد وہ دوبارہ ویسے ہی محبت بھرا بن جاتا ہے اور آپ کو سکون ملتا ہے۔ یہ چکر دوبارہ چلتا ہے، کبھی محبت کبھی محرومی۔ اسے وقفے سے ملنے والی توجہ کہا جاتا ہے، جسے نفسیات میں انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ سے جوڑا جاتا ہے۔ بریڈ کمنگ بھی اسی اصول سے جڑا ہو سکتا ہے، جہاں انسان کو اتنی توجہ دی جاتی ہے کہ وہ تعلق میں لگا رہے مگر واضح وابستگی نہیں دی جاتی۔ یہاں ایک عجیب چیز ہوتی ہے، آپ اس شخص کو اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ ہر وقت اچھا ہے، آپ اس کے اچھے لمحے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس کے برے لمحے برداشت کرنے لگتے ہیں، اور یہی خطرہ ہے، آپ رشتہ نہیں اگلی اچھی کیفیت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے بچنے کا آسان طریقہ ہے، کسی شخص کے بہترین دنوں کو نہ دیکھیں، اس کے مستقل رویے کو دیکھیں، وہ عام دنوں میں کیسا ہے، اختلاف کے وقت کیسا ہے، جب آپ اس کی بات نہ مانیں تو کیسا ہے، وہاں اصل شخصیت نظر آتی ہے۔ نمبر 4، پہلے آسمان پر چڑھانا پھر زمین پر پھینک دینا۔ یہ پہلی نظر میں محبت لگتی ہے۔ ایک شخص رشتے کی شروع میں آپ کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے، بہت زیادہ تعریف کرتا ہے، بہت زیادہ میسج بھیجتا ہے، بہت جلد مستقبل کی باتیں کرتا ہے، ہم شادی کریں گے، تم ہی میری زندگی ہو، میں نے تم جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ آپ سوچتے ہیں آخرکار مجھے وہ شخص مل ہی گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ لیکن کبھی کبھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ محبت کی رفتار حقیقت سے بہت آگے نکل جاتی ہے۔ حالیہ سائیکالوجی ٹوڈے مواد میں بھی لو بمنگ کو بہت زیادہ توجہ، تعریف، تحائف اور جلدی وابستگی کے ذریعے تعلق میں گہری گرفت پیدا کرنے والے رویے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ ہر شدید محبت یا لازمن توجہ مینیپولیشن نہیں ہوتی، اصل چیز رفتار، دباؤ اور بات کا رویہ ہے۔ اصل امتحان یہاں ہے، اگر کوئی شخص شروع میں آپ کو آسمان پر چڑھائے اور پھر آپ کی معمولی حد پر ناراض ہو جائے، آپ کے نہیں کو برداشت نہ کرے، آپ کو آپ کے دوستوں اور خاندان سے دور کرنے لگے، تو مسئلہ محبت کی شدت نہیں، مسئلہ اختیار کی خواہش ہو سکتی ہے۔ محبت کی رفتار سے زیادہ اہم اس کی پائیداری ہے۔ نمبر 5، بات پکڑی جائے تو خود مظلوم بن جانا۔ یہ بہت خطرناک چال ہے۔ فرض کریں آپ نے اپنے شریک حیات کو ایک غلط بات کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ وضاحت دے گا، معافی مانگے گا، لیکن وہ اچانک غصے میں آ جاتا ہے، تمہیں مجھ پر اعتماد ہی نہیں، میں تمہارے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں، تمہیں صرف یہی نظر آتا ہے، تم نے میری عزت ختم کر دی ہے۔ اب آپ خاموش ہیں، آپ جس بات پر سوال کر رہے تھے بات اس پر نہیں رہی، اب آپ خود صفائیاں دے رہے ہیں، نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ یہ وہ ترتیب ہے جسے ڈارو کہا جاتا ہے، انکار، حملہ، پھر خود کو مظلوم اور دوسرے کو قصوروار بنا دینا۔ یہاں ایک بہت آسان اصول یاد رکھیں، اگر آپ نے ایک جائز سوال پوچھا اور 5 منٹ بعد آپ خود اپنے کردار کا دفاع کر رہے ہیں، تو اصل سوال ابھی بھی وہیں موجود ہے۔ گفتگو کو واپس اصل مسئلے پر لائیں۔ ہم بعد میں میرے لہجے پر بات کر سکتے ہیں، میرے اعتراض پر بات کر سکتے ہیں، لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ یہ ایک جملہ بہت سے ذہنی کھیل کو ختم کر سکتا ہے۔ نمبر 6، کسی دوسرے شخص کو آپ کے درمیان کھڑا کرنا۔ اردو میں سے تکون بنانا کہا جا سکتا ہے، یہ بہت عام چال ہے۔ مثلا آپ کا شریک حیات کہتا ہے کہ دیکھو فلاں کی بیوی تو اپنے شوہر کا کتنا خیال رکھتی ہے، یا میری ایک دوست ہے وہ تو کبھی ایسی بات نہیں کرتی، مجھے تو دفتر میں فلاں شخص تم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ اب اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ اور آپ، لیکن اب اچانک ایک تیسرا شخص درمیان میں آ گیا ہے۔ آپ کا ذہن موازنہ شروع کرتا ہے، کیا میں کم ہوں؟ کیا اسے کوئی اور پسند ہے؟ کیا میں ناکام شریک حیات ہوں؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں مینیپولیشن کام کرتی ہے۔ 2026 کی سائیکالوجی ٹوڈے تحریر نے بھی ٹرائنگولیشن کو ایسی چالوں میں شمار کیا ہے جس میں تیسرے شخص کو لا کر تعلق میں دباؤ، تنہائی یا شک پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، موازنہ ہمیشہ سچ جاننے کے لیے نہیں کیا جاتا، کبھی کبھی موازنہ آپ کو غیر محفوظ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی مسئلے کا تعلق آپ دونوں سے ہے تو پہلے آپ دونوں اس پر بات کریں، تیسرے شخص کو ہتھیار نہ بننے دیں۔ نمبر 7،
शर्त पूरी करो फिर नई शर्त आ जाएगी। इस चाल को आप बदलते हुए म्यार कह सकते हैं। ये बहुत खामोश मैनिपुलेशन है। मसलन एक शख्स कहता है कि तुम मुझे वक्त नहीं देते, आप वक्त देना शुरू कर देते हैं। अब वो कहता है कि तुम मेरे कहने पर वक्त देते हो, खुद से नहीं देते, आप खुद से वक्त देना शुरू कर देते हो। वो फिर कहेगा कि तुम वक्त तो देते हो लेकिन मेरी मर्जी का नहीं देते, आप फिर कोशिश करते हैं, फिर कोई नई शिकायत, और यूं आप मुसलसल दौड़ रहे होते हैं लेकिन मंजिल कभी नहीं आती। इसे मूविंग टू गोल पोस्ट कहा जाता है और 2026 की एक हालिया साइकोलॉजी टुडे तहरीर ने इसे मैनिपुलेशन की एक ऐसी शक्ल करार दिया है जिसमें म्यार बार बार बदलता रहता है ताकि दूसरा शख्स मुसलसल कोशिश करता रहे मगर काफी ना हो। यहाँ एक सवाल बहुत काम आता है, अगर मैं ये मसला हल कर दूं तो क्या वाकया मसला खत्म हो जाएगा? अगर जवाब बार बार नई शिकायत है तो शायद मसला आपकी कमी नहीं, शायद खेल ही ऐसा बनाया गया कि आप कभी कामयाब ना हो। नंबर 8, तुम्हें बस थोड़ा सा दूंगा ताकि तुम रुके रहो। ये थोड़ा थोड़ा देकर उम्मीद रखना। मसलन कोई शख्स आपको मुकम्मल ताल्लुक नहीं देता लेकिन मुकम्मल तौर पर छोड़ता भी नहीं। कभी मैसेज भेजता है कि याद आ रही थी, कभी रात को फोन, कभी काश हालात मुख्तलिफ होते, कभी मुस्तकबिल का एक छोटा सा वादा। लेकिन जब आप संजीदा बात करें तो अभी हालात ठीक नहीं, चलो आगे देखते हैं, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, और आप इंतजार करते रहते हैं। यही ब्रेड क्रम्बिंग की बुनियादी शक्ल हो सकती है। इतनी तवज्जो या उम्मीद देना कि दूसरा शख्स ताल्लुक में लगा रहे मगर वाज़े वबस्ती ना देना। नफ्सियात के माहिरीन इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट के असूल से जोड़ते हैं। यहाँ सबसे खतरनाक जुमला है, शायद अगली बार सब ठीक हो जाए। अगर कई महीनों से आप सिर्फ शायद पर जिंदा हैं तो हकीकत को वादों से नहीं रवैये से नापें। नंबर 9, आपको इंतखाब दिया जाएगा लेकिन दोनों रास्ते एक ही तरफ जाएंगे। ये है झूठा इंतखाब। मसलन कोई कहता है कि तुम खुद फैसला करो, आज मेरे साथ रहना है या कल। सुनने में लगता है कि फैसला आपका है लेकिन दोनों सूरतों में आपसे वही चीज मतलूब है जो सामने वाला चाहता है। या वो कहता है कि तुम मुझे बताओ तुम खुद बात करना चाहते हो या मैं कर दूं। ये इंतखाब नहीं, ये दबाव है। रिश्तों में एक सेहतमंद शख्स आपके नहीं को भी एक हकीकी जवाब समझता है। मैनिपुलेटर अक्सर ऐसा माहौल बनाता है जहां आपको आजादी का एहसास तो होता है लेकिन हर रास्ता उसके मतलूबा नतीजे की तरफ जाता है। इसलिए अगली बार कोई आपको 2 ऑप्शन दे तो सिर्फ ये ना देखें कि मेरे पास कितने रास्ते हैं, ये देखें कि क्या मेरे पास वाकया इनकार करने का रास्ता भी मौजूद है। अगर नहीं तो ये इंतखाब नहीं, ये दबाव है। नंबर 10, आपको खुद अपने खिलाफ खड़ा कर देना। ये शायद सबसे खतरनाक मरहला है क्योंकि यहाँ तक पहुंचकर सामने वाले को आपको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। आप खुद को कंट्रोल करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि ये बात ना कहूँ वरना वो नाराज हो जाएगा, ये सवाल ना पूछूं वरना झगड़ा होगा, अपनी जरूरत ना बताऊं वरना वो दूर हो जाएगा, शायद वाकया मैं ज्यादा हसास हूँ, शायद मुझे ही बदल जाना चाहिए। जरा गौर करें, अब सामने वाला आपको खामोश नहीं कर रहा, आप खुद खामोश हो रहे हैं। यही मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक मंजिल है, जब इंसान दूसरे शख्स के रद्द-ए-अमल से बचने के लिए अपनी शख्सियत, अपनी जरूरत, अपनी बात और अपनी हदूद मुसलसल छोटी करता जाता है और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि मैं इस रिश्ते में हूँ लेकिन मैं खुद में नहीं रहा। तो दोस्तों सवाल पैदा होता है कि फिर इससे बचें कैसे? अगर कोई आपके साथ ये सब कर रहा है तो क्या करें? क्या आप भी खेल खेलना शुरू कर दें? नहीं। क्या आप भी खामोशी से उसे सजा दें? नहीं। क्या आप भी उसकी कमजोरी तलाश करके उसे जवाब दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर आप भी उसी खेल का हिस्सा बन जाएंगे। इसके बजाय एक बहुत सादा असूल याद रखें, जज्बात नहीं नमूना देखें। एक बार किसी का मूड खराब हो गया तो ये मैनिपुलेशन नहीं है। एक बार किसी ने गलत मवाजना कर दिया, इससे फौरन किसी को मैनिपुलेटर करार नहीं दिया जा सकता। असल खतरा एक रवैये के बार बार दोहराए जाने में है। देखें, क्या आप बार बार कसूरवार महसूस करते हैं? क्या आप मुसलसल अपनी यादाश्त पर शक करते हैं? क्या आपको कभी बहुत मोहब्बत और कभी मुकम्मल महरूमी मिलती है? क्या आपकी हर शिकायत आखिर में आप ही के खिलाफ बन जाती है? क्या म्यार हर बार बदल जाता है? क्या कोई आपको दूसरों से मिलाकर गैर महफूज बनाता है? क्या वो आपकी कमजोरी जानने के बाद उसे बार बार इस्तेमाल करता है? अगर ये चीजें मुसलसल दोहराई जा रही हैं तो मसला सिर्फ एक झगड़ा नहीं, एक नमूना बन चुका है। और एक आखिरी बात, हर मुश्किल इंसान मैनिपुलेटर नहीं होता, हर खामोशी साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं होती, हर ज्यादा मोहब्बत लव बमिंग नहीं होती और हर इख्तलाफ गैस लाइटिंग नहीं होता। ये अल्फाज आजकल बहुत आसानी से इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हमें नफ्सियात को किसी शख्स पर लेबल लगाने के लिए नहीं, अपने तजर्बे को समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने शरीक हयात को पकड़ लूं कि वो मैनिपुलेटर है। आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं अपने अंदर वो उलझन पैदा ही नहीं होने दूंगा जिसमें मुझे अपनी हकीकत, अपनी इज्जत और अपने एहसासात पर शक होने लगे। क्योंकि सेहतमंद रिश्ता आपको हर वक्त दिफाई हालत में नहीं रखता, आपको हर बात की वजाहत देने पर मजबूर नहीं करता, आपको मुसलसल कसूरवार महसूस नहीं करवाता, आपको अपनी बुनियादी जरूरियात पर शर्मिंदा नहीं करता और सबसे बढ़कर सेहतमंद मोहब्बत आपको खुद से दूर नहीं करती। इसलिए अगली बार जब किसी रिश्ते में आपको अजीब सी बेचैनी महसूस हो, फौरन ये ना पूछें मैं उसे कैसे खुश करूं।
एक बार ये भी पूछें कि ये शख्स मेरे अंदर कौन सा एहसास बार बार पैदा कर रहा है। खौफ, एहसास जुर्म, उलझन, हसद, इंतजार, अपने आप पर शक। अगर एक शख्स बार बार आपके अंदर यही एहसास पैदा करता है और फिर इन्हीं एहसासात की बुनियाद पर आपके फैसले बदलते हैं, तो मुमकिन है असल खेल गुफ्तगू में नहीं, आपके जज्बात में खेला जा रहा है। और यही वजह कि रिश्तों में सबसे कीमती चीज सिर्फ मोहब्बत नहीं, अपनी हकीकत पर यकीन भी है। अपनी हदूद पर यकीन करें, अपने एहसासात को समझने की सलाहियत और ये हिम्मत के जहां मोहब्बत के नाम पर आपके ज़हनी सुकून की कीमत वसूल की जा रही हो, वहाँ रुक कर सवाल कर सकें, क्या ये वाकई मोहब्बत है या मुझे मोहब्बत के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। अगर ये फर्क आप समझ गए तो कोई भी शख्स आपके जज्बात से खेलकर आपको आसानी से अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकेगा। और शायद यही डार्क साइकोलॉजी को समझने का सबसे मुफीद मकसद है, दूसरों को कंट्रोल करना नहीं बल्कि खुद को दूसरों के कंट्रोल से बचाना। यही है असल ताकत, यही है असल इज्जत और यही है असल आपका एतमाद और यही है वारिस की बात। मैं हूँ वारिस कमाल। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।